Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. Today we are going to begin with the very first chapter of your IT syllabus, that is Advanced Web Designing chapter. As already mentioned, ये सबसे ज़्यादा important chapter है of your syllabus this year क्योंकि ये सबसे ज़्यादा weightage carry करता है और इससे बहुत अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द कोडिंग पार्ट जो आपका 10 मार्क्स का होता है इसी चैप्टर से पूछा जाता है. सो इन माय कमिंग वीडियोस आई विल मेक श्योर एंड ट्राई टू कवर ऑल द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर. बट एडवांस वेब डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग वाले चैप्टर का वीडियो देखिए बिकॉज उसमें मैंने सारे बेसिक्स कवर किए हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजीज, HTML क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है. सो जब तक आपको वो बेसिक्स पता नहीं है यू कैन नॉट start advanced web designing chapter. Okay, so please do watch that video. I have also provided the link in the description box below. अगर आप अपने बेसिक्स से क्लियर है, वंस यू आर श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर विथ योर बेसिक्स, उसके बाद ही एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर को शुरू कीजिए. Okay, so let's quickly begin with our chapter today. Okay, before getting started with our main topic of the day, let me give you a very quick introduction. So you all must know that the version of HTML which we are currently using is HTML5. Okay, and why are we using HTML5? Because it supports mobile technology. अब मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है कि HTML5 के जरिए जो भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं या एप्स डेवलपमेंट करते हैं वो हम लोग वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग HTML5 को हमारे मोबाइल फोन्स या वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस, टैबलेट्स वगैरह से भी एक्सेस कर सकते हैं इफ वी हैव वेब ब्राउजर इन आवर on our phones. Okay, so यही है HTML5 का एक one of the best features जिसकी वजह से currently HTML5 is being used. Okay, and then आपको पता है कि जब भी हम लोगों को HTML5 को या किसी भी वर्जन ऑफ HTML के जरिए हमें अगर डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं एंड हमें उन्हें एक्सेस करना होता है तो हमें ब्राउजर्स की ज़रूरत पड़ती है, वेब ब्राउजर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो सारे वेब ब्राउजर्स जो रहते हैं वो HTML5 वर्जन को सपोर्ट नहीं करते हैं. So there are limited number of web browsers which support your HTML5 technology, and that is Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera and Apple. Okay, so you need to remember all the names of these browsers which support HTML5 because ये commonly पूछा जाता है 3 correct alternative या 2 correct alternative में they can ask you. ओके, देन आप सभी को याद होगा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जब इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर डिस्कस किया था तो हम उस टाइम पे ऑलरेडी फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो फॉर्म कंट्रोल्स क्यों यूज किए जाते हैं? फॉर्म कंट्रोल्स यूजर का इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया, चेक बॉक्स हो गया, सबमिट हो गया, राइट. ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट योर फॉर्म कंट्रोल्स. एंड मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्म कंट्रोल्स डिस्कस किए थे वो काफ़ी लिमिटेड थे. हमारे पास और एडिशनल फॉर्म कंट्रोल्स है जो आज हम पढ़ने वाले हैं और इन फॉर्म कंट्रोल्स को हम लोग वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम फॉर्म कंट्रोल्स बनाते हैं तो हम हमारे डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं या लिमिट कर देते हैं. तो फॉर्म के ज़रिए हम हमारी डेटा की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने पर्टिकुलर फील्ड बनाया है उसी कॉन्स्टेंट के हिसाब से हमने डेटा एंटर किया है या नहीं किया है. सो आपके फॉर्म कंट्रोल्स वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो बहुत सिंपल था आपको समझ में आया होगा. अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है. यूजुअली इसे MCQ सिंगल करेक्ट ऑल्टरनेटिव या मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक पूछे जाता है. फिल इन द ब्लैंक में वो शायद आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे एंड आपको उस इनपुट एलिमेंट का नाम लिखना है, या ट्रू और फॉल्स में वो आपको इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे एंड बोलेंगे ये एक इनपुट एलिमेंट है क्या, तो आपको ट्रू लगता है तो ट्रू एंड फॉल्स लगता है तो फॉल्स. तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है,
अभी आपका ये इनपुट एलिमेंट होता क्या है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने एक इनपुट टैग की बात की थी, जिसमें मैंने टाइप एट्रीब्यूट के कुछ वैल्यूज या कंट्रोल्स बताए थे, जैसे कि रेडियो हो गया, चेक बॉक्स हो गया, सबमिट हो गया, पासवर्ड हो गया। तो वैसे ही और मैंने आपको कहा था कि सिर्फ इतने ही कंट्रोल्स नहीं रहते हैं, और भी कंट्रोल्स रहते हैं। तो ये इनपुट एलिमेंट्स वही सारे जो कंट्रोल्स है, बाकी के कंट्रोल्स है, ये वही है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी जो भी इनपुट एलिमेंट्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। Now, as you can see, I'm on a website called as www.w3schools.com. आप इस वेबसाइट पर अपने सारी HTML को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, भले वो CSS हो गया, इनपुट एलिमेंट के जो भी इनपुट टाइप है वो हो गया, इनपुट रेस्ट्रिक्शंस हो गया, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाके W3 School सर्च करके, ये सर्च बॉक्स में जो भी आपको प्रैक्टिकली चीज़ें एग्जीक्यूट करके देखती हैं वो टाइप कर लेना एंड यू विल गेट द लिस्ट। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, आप वो भी पढ़ के आप सारी चीज़ों को समझने का भी ट्राई कर सकते हो। तो आप भी इस वेबसाइट पर जो भी आपके HTML के प्रैक्टिकल्स है वो आप करके देख सकते हो। तो हम फर्स्ट इनपुट टाइप देखने जा रहे हैं, वो है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर। अभी इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर जो रहता है वो आपके पेज का बैकग्राउंड कलर या आपके फॉन्ट का कलर डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर है तो या तो वो बैकग्राउंड कलर डिटरमाइन करेगा या वो फॉन्ट का कलर डिटरमाइन करेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। आपका जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर है वो कलर पिकर डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है। अब ये कलर पिकर क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ मैंने कोड लिखा है, तो यहाँ मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर डाला है, तो आप देख सकते हो ये होता है आपका कलर पिकर। यहाँ पर आप कोई भी जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है आपका कलर पिकर। ठीक है, तो ये था आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर। दूसरा इनपुट टाइप हम देखेंगे वो है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर। इट डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर। यहाँ पे आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्वांटिटी एंटर करने के लिए कहा है, यहाँ पर आप रोल नंबर हो गया या फिर सीट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स में यूजुअली इस फील्ड में एंटर करने के लिए कहा जाता है, या पिन कोड हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो आपका नंबर फील्ड है वहाँ पर आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो, जैसे कि मिन क्या हो, मिन डाल सकते हो, मैक्स डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरी एंटर करने के लिए बोल रहे हो, या रोल नंबर या सीट नंबर, ठीक है, तो ये सारी जो भी आप मिनिमम और मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब वो मिन मैक्स रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो अब हम कमिंग स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो ये एक नंबर फील्ड इंसर्ट करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डाल के इसे सबमिट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज आई सेड, यहाँ पर अगर आप कोई मिन मैक्स एट्रीब्यूट डालोगे ना, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आप देख सकते हो, ये आपके पास ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट करके अवेलेबल है। आप जो नंबर चाहो वो सिलेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर। दूसरा इनपुट टाइप है वो है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू यूआरएल। इट डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ यूआरएल। अब यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि यूआरएल क्या होता है। आप मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ कि हर एक वेबसाइट और वेब पेज का, ठीक है, एक एड्रेस रहता है, एक यूनिक एड्रेस रहता है जहाँ पे उन्हें स्टोर करके रखा जाता है, तो वही होता है यूआरएल। ठीक है, तो आपका ये जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू यूआरएल है वो आपको एक फील्ड देता है जहाँ आप किसी वेब पेज का या किसी वेबसाइट का यूआरएल लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके जो होम पेज का यूआरएल है आप वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी, जैसे ये एक यूआरएल है, आप जो यहाँ पे सामने देख रहे हो ये एक यूआरएल है, तो ये आप इधर टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो इट डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ यूआरएल। ये यूजुअली हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आप फिल करते हो अपने रेगुलर बेसिस पे, उस टाइम पे ये यूआरएल आपसे नहीं मांगा जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है, बट फॉर्मल जो रहते हैं बिजनेस वाली चीज़ों में तभी यूज़ किया जाता है। यूजुअली एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे ये यूआरएल का फील्ड नहीं होता है वहाँ पर। So the next input type is equals to image. अभी ये input type is equals to image तो आपके वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए होगा ना, फॉर श्योर यही काम करता होगा। अगर आपने भी ये सोचा तो आपने गलत सोचा है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि ऐसा कौन सा टैग है जो आपके वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए यूजफुल होता है।
इफ आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं। अगर आपका आंसर है IMG टैग, सो यू आर राइट। यूजुअली लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इमेज टैग और IMG टैग में, बिकॉज IMG भी शॉर्ट फॉर्म है इमेज का ही। बट यहाँ पर आपको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कि इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज करके ऐसा कोई टैग है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो इनपुट टाइप नहीं है, आपका इमेज टैग जो है, IMG टैग जो है वो एक अलग सा टैग है, ठीक है। बट यहाँ पे IMAGE आपका ये एक इनपुट टाइप है जो आप इनपुट के साथ ही लिखते हो, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो आपका जो IMG टैग है वो आपका एक एम्प्टी टैग है जो आपको वेब पेज पे इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बट अगर आपको कहा जाता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज, IMAGE इमेज, तो वो क्यों यूज किया जाता है अब आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी फॉर्म को सबमिट करना रहता है तो आप एक फॉर्म में सबमिट बटन करके क्रिएट करते हो, ठीक है। बट हमें हमारी वेबसाइट को और इंटरैक्टिव बनाना है। हमें क्या करना है, वो एक सबमिट बटन जैसा ओल्ड फैशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक इमेज होना चाहिए जिसको मैं क्लिक करूँ ना तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए। तो यही काम करता है आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज। ये क्या करता है, इट डिफाइंस एन इमेज एज अ सबमिट बटन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक इमेज डाल के रखा है, एक एरो का इमेज, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूंगी ना तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सो बेसिकली वो एक इमेज इंसर्ट करता है जो आपका सबमिट बटन जैसा काम करता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक ऑन इमेज टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज। अभी ऑब्वियसली आपको अगर इमेज इंसर्ट करना है तो आपको सोर्स तो डालना ही पड़ेगा। तो ये सोर्स कैसे लेते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, सो प्लीज आप देख लीजिए, बिकॉज ये जो है वो आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा काम आती है ये सारी चीजें। तभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोर्स कैसे लेना है, एंड देन कुछ भी सोर्स डाल देते हैं एंड देन दे कंप्लेन कि हमारा जो इमेज है वो नहीं आ रहा है, एंड एज अ रिजल्ट दे लूज मार्क्स। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से सोर्स लेना आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इमेज है तो आपको सोर्स तो डालना ही पड़ेगा। अब ये सोर्स क्या होता है, SRC क्या होता है, वो एड्रेस जहां पर आपका इमेज जो है वो स्टोर्ड है। अगर आप इनवैलिड डालोगे तो हो सकता है उस एड्रेस पर, उस लोकेशन पे कोई इमेज स्टोर्ड ही ना हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो कुछ आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो सोर्स आपको अच्छी तरह से डालना है। अभी यहाँ पर आप ऑल्ट टेक्स्ट लिख सकते हो। अब ये ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप यहाँ पे विड्थ और हाइट भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे आप IMG टैग में भी विड्थ और हाइट अपने हिसाब से डालते थे। जैसे यहाँ पर मैंने इसको 70 कर दिया एंड हाइट को मैंने 28 कर देती हूँ, या फिर मैं इसको 90 कर देती हूँ, एंड देन इफ आई रन दिस तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जैसे ही ये कर्सर को मैं इस इमेज पर लेकर जा रही हूँ वो थंब वाले इसमें चेंज हो जा रहा है, फिंगर वाले इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिंक्ड है, राइट। ऐसे ही होता था जब हम इमेज हाइपरलिंक्स क्रिएट करते थे, करेक्ट। तो मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिटेड फॉर्म डेटा, ठीक है। तो ये होता है आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना IMG टैग में और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज में, ओके। जो हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप है वो है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट। अभी ये क्या करता है, इट डिफाइंस अ डेट पिकर विद द ईयर, मंथ एंड डे। अभी ये जो डिस्क्रिप्शन है ना वो 3 करेक्ट ऑल्टरनेटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। They'll ask you input type is equals to date defines a date picker with dash dash and dash। तो जो आपको ऑप्शंस देंगे आपको उसमें से ईयर, मंथ एंड डे सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा जब भी आप एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करते हो, स्पेशली जब कॉलेज एडमिशन ये सारी चीजें होती है, सो आपसे आपका बर्थ डेट मांगा जाता है। तब आपने ये अपने डेली बेसिस पे आपने देखा भी होगा, आपका जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट है वो एक डेट पिकर डिफाइन करता है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर जैसे है, एंड यहाँ पे आपकी जो डेट है वो किस फॉर्मेट में आएगी, DDMMYYYY, ठीक है। तो ये आपके जो डेट किस फॉर्मेट में HTML में डिस्प्ले होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो आपको ऑप्शंस देंगे काफी सारे, उसमें से आपको जो करेक्ट फॉर्मेट है जिसमें डेट डिस्प्ले की जाती है वो आपको क्लिक करना है। तो करेक्ट फॉर्मेट क्या है, DDMMYYYY, ठीक है। तो वो आपको बोल सकते हैं DDMMYY, तो वो गलत हो जाएगा, ओके। सो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट जो रहता है वो एक डेट पिकर डिफाइन करता है। डेट पिकर ऐसा कुछ दिखता है, आप यहाँ पे कैलेंडर को क्लिक करोगे एंड आप यहाँ पे
डेट देख सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, डेट दिखेगा, ठीक है, मंथ दिखेगा एंड ईयर दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको भले ही यहाँ पे डेज दिख रहे हैं, बट जब यहाँ पे मैं कोई भी डेट अगर सिलेक्ट करूंगी ना, तो यहाँ पे ईयर नहीं सॉरी डे नहीं आता है। ओके, तो ये जो रहता है वो यूजुअली बर्थ डेट्स अगर आपको एंटर करने के लिए कहा जाता है, तो ये आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट के जैसे वर्क करता है। आप देख सकते हो, आप अपने मंथ्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, आप ईयर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट के लिए। ओके, आप यहाँ पर भी मिन मैक्स का एट्रीब्यूट डाल सकते हो कि आपकी जो डेट है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए एंड आपकी जो डेट है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। The next input type that we are going to see is input type is equals to email. As again, जब आप application forms भरते हो या किसी भी चीज के लिए register करते हो, तो वो आपसे email address मांगते हैं। तो उस टाइम पे input type is equals to email यूज किया जाता है। It defines a field for entering an email address. तो ये input field में usually आपको अपना email address जो रहता है वो डालना रहता है। As you can see, यहाँ मैंने एक email address डाला है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, मतलब मोर देन वन ईमेल एड्रेसेस क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है वो भी डाल सकते हो कि until and unless the user enters उसका ईमेल एड्रेस जो आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। The next input type that we have is input type is equals to month. अभी ये जो आपका इसका description है ना, it defines a month and year control in format YYYYMM. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है डिफाइंस अ मंथ एंड ईयर कंट्रोल, वो आपके टू करेक्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से और ट्रू और फॉल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ मंथ और ईयर दिखता है, आपको डेट या डे नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपका मंथ डिस्प्ले होता है, दैट इज YYYYMM, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंगल करेक्ट ऑल्टरनेटिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो लास्ट ईयर का मॉक टेस्ट हुआ था, उस मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल करेक्ट ऑल्टरनेटिव में। ओके, सो ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट एक डेट पिकर डिफाइन करता है, वैसे ही इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू मंथ जो रहता है वो एक मंथ पिकर डिफाइन करता है, और साथ में आपके पास क्या आता है, ईयर भी आ सकता है। एज यू कैन सी यहाँ पर ये एक मंथ पिकर है, आप यहाँ पे ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड मुझे जो भी मंथ चाहिए मैं वो सिलेक्ट करूंगी, तो मंथ भी आया एंड ईयर भी आया। तो ये है आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू मंथ। ये दिस मंथ में भी आप आ सकते हो, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा जो भी आपका मंथ चालू रहेगा। ओके, नेक्स्ट इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज क्या करता है, इट डिफाइंस अ रेंज कंट्रोल, जो बेसिकली एक स्लाइडर जैसे रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रॉल करके चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज जो रहता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए रहता है। जैसे आप यहाँ पे सैलरी के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज डाल सकते हो, बट सैलरी रहा तो यूजुअली नंबर डालने का, ठीक है। उसके बाद एज के लिए डाल सकते हो या सिलेक्ट योर फेवरेट नंबर वगैरह के लिए आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज का यूज कर सकते हो। ये एक स्लाइडर जैसे रहता है एंड आपको मतलब जैसा लगता है, जैसे अभी आप इधर आओगे तो ये 0 रहेगा एंड लास्ट पे आओगे तो 50 रहेगा, फिर आप इसके बीच में कहीं पे रहोगे तो 40-30 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें अगेन मिन मैक्स डाल सकते हो, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 50 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मिन मैक्स करके कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं डालती हूँ, तो आपकी जो डिफॉल्ट रेंज होती है ना वो कहाँ तक रहती है, 0 to 100 तक रहती है, ठीक है। आप देख सकते हो आपका ये जो फील्ड है वो बढ़ गया। यहाँ पे मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, मैं अगर डिफॉल्ट रेंज डालू, तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स इज इक्वल्स टू 50 डालती हूँ एंड रन करती हूँ, तो ये आता है। एंड अगर मैं मैक्स हटा देती हूँ तो ये जो रहता है वो 100 तक हो जाता है, क्योंकि डिफॉल्ट रेंज जो रहती है वो क्या रहती है, 100 तक रहती है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो वॉल्यूम 100 रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एक और बार वापस से करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक मिडिल वैल्यू को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, कोई भी आप वैल्यू ऐसे डाल सकते हो जो भी आपको चाहिए, मतलब स्लाइड को जो भी आपका ये स्क्रोलर है उसे स्लाइड करके एंड मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे वॉल्यूम 14, यहाँ पे मैंने 14 को किया। वैसे ही आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे एक और बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने सबमिट किया 7, ठीक है। तो ये था आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज, एक स्लाइडर जैसे बेसिकली रहता है।
इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेंज में बस आपको जो डिफॉल्ट रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to 100 ये याद रखना है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा इनपुट टाइप है वो है इनपुट टाइप डेट टाइम हाइफिन लोकल। अगर आपको याद होगा तो हमने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट देखा है, तो वो क्या करता है, एक डेट पिकर डिफाइन करता है जहां पर आप डेट एंटर कर सकते हो इन द फॉर्मेट DDMM YYYY। ठीक है, तो वहां पे आप टाइम एंटर नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको डेट पिकर भी चाहिए बट साथ ही साथ आपको अगर टाइम भी एंटर करना है तो उस टाइम पे आप डेट टाइम लोकल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो जो इसका डिस्क्रिप्शन है दैट इट डिफाइंस अ डेट पिकर दैट इंक्लूड्स द ईयर मंथ डे एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट टाइम लोकल डाला है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे यूजुअली मेरा जो डेट पिकर आता है वो डेट पिकर आ गया है। ठीक है, तो मैं अपनी जो भी डेट है वो सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पे जो मेरा टाइम है वो भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी अगर टुडे को क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो टुडे आज का जो दिन है और अभी जितना टाइम हो रहा है वो एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज जो भी मुझे चाहिए, जो टाइम मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। 24 आवर क्लॉक है, एज यू कैन सी 17:04 मैंने क्लिक किया, मतलब 5:04 हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आजकल स्कूल्स में या कॉलेजेस में टीचर्स जब भी मतलब आती हैं तब उनका फिंगरप्रिंट लेके जो भी रहता है उनका जो टाइम है जब वो आई है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है एंड कभी वो लीव कर रही है या आप किसी होटल में जाते हो तो ये सारी जो भी आपके चेक इन टाइम है और डेट है वो मांगे जाते हैं। तो ये होता है आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट टाइम लोकल। या आप डेट पिकर डिफाइन करोगे एंड एट द सेम टाइम आप अपना जो टाइम है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, then we have input type is equals to time. It defines a control for entering a time. ठीक है, अगर आपको सिर्फ डेट इंसर्ट करना है तो आप input type is equals to date यूज करोगे। अगर आपको सिर्फ टाइम एंटर करवाना है तो आप input type is equals to time यूज करोगे। अगर आपको डेट और टाइम दोनों यूज इंसर्ट करवाना है तो आप input type is equals to date time local का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अभी आपका ये जो टाइम वाला चीज है वो क्या करता है, वो एक टाइम पिकर बेसिकली आपके सामने लेकर आता है, या इट डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ टाइम। इट वर्क्स इन द वेरी सिमिलर वे जैसे आपका डेट वाला वर्क करता है या डेट टाइम लोकल वर्क करता है। एज यू कैन सी आप अपना जो भी 24 आवर क्लॉक के हिसाब से आप कुछ भी जो टाइम है वो क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे ही मैं सबमिट करूंगी तो आपका जो इनपुट है वो रिसीव होगा एज 6:06. Okay, 18 is 6, so 6:06. So it basically defines a time picker, yeah, it defines a control for entering a time. Next input type is equals to week. It defines a week and a year control. इसके जरिए आप एक week को select कर सकते हो और साथ साथ में year को भी select कर सकते हो। As you can see यहाँ पर मैं जो भी week है वो select कर सकती हूँ। तो week 1452 तो मैं अगर this week select करती हूँ तो अभी 2024 का 17th week चालू है। ठीक है, तो मैं कोई भी week जो है वो select कर सकती हूँ as per my requirement। अभी वापस एक बार मैं सिलेक्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे मैं 14th वीक सिलेक्ट कर रही हूँ, तो 14th वीक 2024। ओके, इनपुट टाइप दैट वी हैव इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च। अभी ये क्या करता है, इट डिफाइंस अ टेक्स्ट फील्ड फॉर एंटरिंग अ सर्च स्ट्रिंग। जैसे कि एक साइट सर्च हो गया या गूगल सर्च हो गया। तो अगेन आपका ये जो इनपुट टाइप का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे अच्छे से पढ़ना। अभी ये जो सर्च फील्ड रहता है या इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च रहता है ना, वो आपका टेक्स्ट फील्ड जैसे ही रहता है बेसिकली। बस डिफरेंस क्या रहता है, अपीयरेंस में डिफरेंस रहता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आप ये इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च के जरिए क्या कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है जो आपको सर्च करनी है या किसी वेबसाइट को अगर आपको सर्च करना है तो उसका यूआरएल होगा, जिसके लिए हमारे पास अलग फील्ड रहता है। बट अगर आपको कुछ सर्च करना है, कोई पर्टिकुलर चीज, कोई क्वेरी सर्च करनी है, तो वो आप यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है वहां पर डाल सकते हो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च में। ठीक है, अभी इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये दोनों आप देख सकते हो, दोनों सेम ही दिख रहे हैं। जैसे यूआरएल दिखता है, नंबर दिखता है, वैसे ही दिखता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये नॉर्मल ऐसा
आता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्रॉल बटन आ रहा है, ये क्रॉस का बटन आ रहा है, तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, कब पूरा का पूरा क्लियर कर सकती हूँ। तो अगर आपको कुछ यहाँ पे सर्च करना रहता है ना, तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था कि क्या डिफरेंस था, ब्राउजर के वजह से इनके जो अपीयरेंस होता है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। आपको बाकी सबके साथ ऐसा ये जो क्रॉस का बटन है वो नहीं दिखेगा, नंबर के साथ नहीं दिखता, यूआरएल ईमेल टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं दिखता है, बस ये जो आपका इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च है उसी के साथ दिखता है, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर सर्चिंग अ वेबसाइट या कोई क्वेरी अगर आपको सर्च करनी है गूगल सर्च के लिए, तब आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च का यूज करते हो। इसके बाद वी हैव इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। इट डिफाइंस अ फाइल, सिलेक्ट फील्ड एंड अ ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड्स। अभी जब भी आपको कभी अगर आपने अपने 11th स्टैंडर्ड का फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, या जब भी आप स्टेट सेल के साथ भी रजिस्टर करते हो ना, तभी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भरने रहते हैं, अपलोड करने रहते हैं, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया, आपका साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया, या आपका फोटो हो गया। तो उस टाइम पे भी आपको ऐसा ही कुछ आया रहेगा, राइट। सिलेक्ट अ फाइल, चूज फाइल करके, एंड यहाँ पे आप चूज फाइल को क्लिक करते हो, या ब्राउज बटन भी आता है कभी कभी, तो यूजुअली ब्राउज बटन ही आता है। तो आप क्या करोगे, जो भी फाइल है उसे सिलेक्ट करोगे एंड वहां पर आपकी जो फाइल आपने जो सिलेक्ट की है वो आ जाती है। तो आपका ये जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल रहता है वो यही चीजें सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और बेसिकली अपलोड करने के लिए चीजें, ठीक है। किसी फॉर्म में कोई सिग्नेचर हो गया या आपका फोटोग्राफ हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको अपलोड करनी है तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल का यूज करते हो। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट डलता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट अगर शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी आपने यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक ही फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट डालती हूँ ना, तो आप मोर देन वन फाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट करके बताती हूँ। मैं चूज अ फाइल में गई एंड देन डेस्कटॉप पे इफ आई सिलेक्ट एनी ऑफ द फाइल, ओपन, आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी इमेज है, जो भी इमेज मैंने सिलेक्ट किया है वो इमेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जो रहता है बेसिकली किसी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी चीज को जो आपको अपलोड करनी है, आधार कार्ड हो सकता है आपका, कुछ भी, तो वो आपको यूज होता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। फर्स्ट इनपुट टाइप दैट वी हैव इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल। ये जो रहता है वो आपका मोबाइल नंबर हो गया या टेलीफोन नंबर हो गया, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि अगर आप टेलीफोन नंबर डालोगे तो उसका पैटर्न अलग रहेगा, अगर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो उसका जो फॉर्मेट रहता है वो अलग रहता है, आपका जो यूएसडी कोड होता है हर एक कंट्री का वो अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर आपका जो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल है वो मैंने एज यूजुअल जो आपको बताया, वो आपका एक मोबाइल नंबर हो गया या टेलीफोन नंबर हो गया, वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट डालते हैं जो कि है आपका पैटर्न, ठीक है। ये जब मैं आपको इनपुट रेस्ट्रिक्शन अभी बताने वाली हूँ थोड़ी देर में, तब आपको बताऊंगी ये पैटर्न क्या रहता है। तो ये पैटर्न बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये पैटर्न ये डिस्प्ले करता है कि आप किस फॉर्मेट में अपना जो टेलीफोन नंबर है वो एंटर करने वाले हो। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको अपना जो फोन नंबर है वो एंटर करना होगा। अगर आप इस फॉर्मेट में एंटर नहीं करते हो ना, तो आपका जो डेटा है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। और प्लेस होल्डर क्या होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो एक शॉर्ट हिंट देता है कि आपको एग्जैक्टली क्या एंटर करना है, ठीक है। एंड यहाँ मैं रिक्वायर्ड भी डाल के रखी हूँ, इसका मतलब कि जब तक मैं इस फील्ड को कंप्लीट नहीं करती हूँ मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ये सारी इनपुट रेस्ट्रिक्शंस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको जो भी इनपुट एलिमेंट्स थे या इनपुट टाइप थे वो सारी बता दिए हैं। ये सारी इनपुट एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे इनपुट एलिमेंट्स अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपको किसी में कुछ भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी हम लोग देखने वाले हैं इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। The next important topic that we are going to study now is input restrictions. Again ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा important topic है। इस टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स या मैचअप्स के फॉर्म में आता ही आता है। तो मैं आपको सारे इनपुट रेस्ट्रिक्शंस वन बाय वन समझाऊंगी। एज यू कैन सी मैं अगेन W3 स्कूल्स के वेबसाइट पर आ चुकी हूँ एंड यहाँ पर ही हम सारे इनपुट रेस्ट्रिक्शंस एक बार एक करके सबको एग्जीक्यूट करके देखेंगे।
तो जो पहला इनपुट रेस्ट्रिक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है डिसेबल्ड। अभी ये जो डिसेबल्ड वाला इनपुट रेस्ट्रिक्शन है या एट्रीब्यूट है, आप देखोगे कि मैंने ये वाले टेक्स्ट फील्ड के यहाँ पर डिसेबल्ड डाल दिया है। ठीक है, तो ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे मैंने लास्ट नेम लिखा है, और ये वाला आपका डिसेबल्ड वाला टेक्स्ट फील्ड है। तो जो आपका डिसेबल्ड वाला टेक्स्ट फील्ड होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसे क्लिक नहीं कर सकते हो, वो अनक्लिकेबल एंड अनयूजेबल हो सकता है। ठीक है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आ सकते हो। एज यू कैन सी ये थोड़ा लाइट ग्रेश कलर में है एज कम्पेयर टू ये वाला जो थोड़ा हाईलाइटेड अपीयर हो रहा है। तो ये जो है ये डिसेबल्ड फील्ड है। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी कोशिश करूँ अगर चेंजेस करने की तो नहीं कर पाती हूँ, बट यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ तो वो मैं ईजिली कर सकती हूँ, एंड ये थोड़ा अच्छी तरह से मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा डिसेबल्ड। ठीक है, तो हमारा जो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट है, इट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। इसका मतलब क्या होता है, वो अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल होगा। यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो बस आपकी रेफरेंस के लिए है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझे। आपको एग्जाम में अपना जो डिस्क्रिप्शन है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, वही फॉलो करना है। ठीक है, बाद जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन हम देखने वाले हैं वो है मिन और मैक्स। अभी ये जो मिन और मैक्स है वो यूजुअली जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप इसे डेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे नंबर टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम लोग, और रेंज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तो जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं तब हम ये मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अभी मिन और मैक्स का क्या मतलब है, आप जो मिन लिख के जो भी वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जांपल आपने मिन इज इक्वल्स टू 1 लिखा, तो एटलीस्ट 1 वैल्यू तो होनी चाहिए। आप 1 से कम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो आपका जो मिन वाला एट्रीब्यूट है वो बताता है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कम से कम कितना वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड मैक्सिमम का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एट मोस्ट आप कितना वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, वो आपका मैक्स एट्रीब्यूट बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू नंबर लिया है, और यहाँ पे मैंने मिन जो है वो 1 लिखा है एंड मैक्स 5 लिखा है। तो अगर मैं एक ऐसा नंबर इंसर्ट करती हूँ जो 5 से बड़ा है और फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पे बताता है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर मैं 1 से कम नंबर इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वो बोलता है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिन 1 और मैक्स 5 डाला है। वैसे ही अगर मैं मिन 10 कर देती हूँ और यहाँ पर अगर मैं 9 इंटर करने की कोशिश करके सबमिट करती हूँ तो वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे तो मैंने डाला ही गलत है ना, बिकॉज मिनिमम 10 होगा और मैक्स 5 होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 50 कर दिया एंड उसके बाद रन किया, तो यहाँ पर एज यू कैन सी मैं अगर 9 इंसर्ट करती हूँ और सबमिट करती हूँ तो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, जो इनपुट रेस्ट्रिक्शन है वो है पैटर्न। अभी पैटर्न का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू और फॉल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पैटर्न स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यूज। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न का मतलब है कि यूज़र किस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूज़र को अपना जो डेटा है वो एंटर करना चाहिए। ठीक है, किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में यूज़र को अपना डेटा एंटर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेल लिया है और मैंने बताया था टेल का बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है पैटर्न। अब मैंने जो पैटर्न है ये रखा है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं 91 जो इंडिया का कोड है वो लिखूँगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको हमेशा क्या लिखना रहता है, 0 to 9 लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 91 मैं 2 ही डिजिट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हाइफिन डाला एंड देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना रहता है, 0 से 9 ही हमारे डिजिट्स होते हैं, तो वो एंड यहाँ पे मैं जो मेरा मेन मोबाइल नंबर है 10 डिजिट्स का वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। राइट, तो अगर मैं इस पैटर्न में अपने नंबर को नहीं लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 91 नहीं लिखा, मैंने जस्ट अपना नंबर लिखा। ठीक है, मैं रैंडमली कोई भी नंबर टाइप कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अगर सबमिट को क्लिक करती हूँ तो एज यू कैन सी प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कि मुझे कंट्री कोड भी चाहिए जो 2 डिजिट्स का है। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्री कोड लिख देती हूँ एंड उसके बाद मैं हाइफन नहीं डालती हूँ, मैं क्या करती हूँ, स्पेस डालती हूँ और सबमिट करती हूँ। अगेन प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट।
यहाँ पर अगर मैं स्पेस हटा देती हूँ एंड सबमिट करती हूँ तो भी प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। यूजुअली प्लस डाला जाता है, तो अगर मैं प्लस भी डालती हूँ आगे या पीछे +91 करके जो लिखते हैं वैसे डालती हूँ तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट अभी अगर मैं यहाँ से, ये हो गया, अभी यहाँ पर अगर मैं हाइफन डाल देती हूँ एंड देन सबमिट करती हूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड पैटर्न हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे हाइफन हटा दिया, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने हाइफन हटा दिया एंड अभी अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, और सबमिट करती हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे हाइफन डाला, यहाँ अगर मैं हाइफन डालती हूँ, देखो ये सबमिट नहीं होगा। अब अगर मुझे ये कंट्री कोड नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा जो मेन मोबाइल नंबर है वो चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँगी, ठीक है, उसके बाद अगर सबमिट किया तो ये सबमिट हो जाएगा। मतलब 10 डिजिट्स नहीं होंगे, इसकी वजह से ये सबमिट नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ये जो पैटर्न रहता है, अगर आप स्पेसिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे ना तो वो जो है फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, मतलब बेटर अगर होगा कि आप अगर पैटर्न लिखते हो ना तो आप प्लेस होल्डर डाल दिया करो। अब प्लेस होल्डर क्या होता है वो हम देखेंगे, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेस होल्डर क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि यूज़र को एग्जैक्टली क्या डेटा डालना है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, एंटर योर एड्रेस या कमेंट करके उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में वो दिखा रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट अंदर ही था। तो आप जो फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करते हो ना, एक सैम्पल आप डाल दिया करो जिससे यूज़र को इजीली पता चले कि हाँ इस फॉर्मेट में वी आर सपोज टू एंटर। क्योंकि यूज़र को थोड़ी ना कोड दिखता है, यहाँ पे तो हमें पैटर्न दिख रहा था इसलिए हम जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर रहे थे, बट यूज़र को नहीं पता है कि किस पैटर्न में हमसे एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए प्लेस होल्डर डालना इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ ऑप्शन। अब प्लेस होल्डर क्या होता है मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। प्लेस होल्डर का डिस्क्रिप्शन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट्स एज अ टेम्पररी लेबल showing the purpose of the text field without requiring a label tag. As you can see यहाँ पे label tag की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या कर रहे हो, इनपुट टैग के अंदर ही प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट दे रहे हो एंड यहाँ पर आपने एक सैम्पल वे में बता दिया है कि आप इस टाइप में अपना जो नंबर है वो क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपने पैटर्न लिखा है एज यू कैन सी 0 to 9, पहले 3 डिजिट्स होने चाहिए, फिर 2 डिजिट, फिर उसके बाद वापस से 3 डिजिट होने चाहिए एंड बीच में हाइफन होने चाहिए। तो ये प्लेस होल्डर के जरिए आप बता रही हो बेसिकली कि आप किस वे में डेटा एक्सपेक्ट करते हो। अगर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं कुछ और प्लेस होल्डर भी लिख सकती हूँ, तो आपको जो प्लेस होल्डर चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 91 एंड देन 10 डिजिट्स व्हाटएवर, तो मेरे को इस पैटर्न में अपना डेटा चाहिए, तो एज यू कैन सी यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेस होल्डर, एक शॉर्ट हिंट देता है कि किस वे में हमें हमारा डेटा चाहिए। जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है वो है रीड ओनली एट्रीब्यूट। अभी रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या होता है कि ये जो रहता है ना, रीड ओनली एट्रीब्यूट में जो भी पर्टिकुलर फील्ड के आगे आप रीड ओनली डाल देते हो ना, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आ पाते हो। इसका मतलब वो बस आपके रीड करने के पर्पस के लिए ही रहता है, ना उसमें आपको कुछ एंटर करना है, ना आपको उसमें से कुछ डिलीट करना है। ठीक है, बस आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, बस वो आपके रीड करने के पर्पस के लिए ही होता है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, इट कैन नॉट बी चेंज। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नॉर्वे के इधर रीड ओनली डाला है, तो ये नॉर्वे को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट मैं इसे बैक स्पेस करके अगर चेंज करने की कोशिश करूँ तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वही अगर मैं इंडिया में चेंजेस लेकर आना चाहूँ तो मैं इंडिया में चेंजेस लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने रीड ओनली एट्रीब्यूट जो है वो नहीं डाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रीड ओनली डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस भी टेक्स्ट फील्ड के बाद या फील्ड के बाद आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल देते हो या रेस्ट्रिक्शन डाल देते हो, जब तक आप उस फील्ड को फिल नहीं करते हो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर नेम जो है वो यहाँ पर प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जैसे ही मैं इसमें गई वो कहता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है वो। ठीक है, मैंने सैलरी लिखा, कुछ भी मैंने सैलरी टाइप की 890 एंड देन मैंने सबमिट किया, तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने यूज़र नेम के इधर रिक्वायर्ड डाला है। और अगर अब मैं इसे फिल करती हूँ और इसे ब्लैंक छोड़ती हूँ
तो मेरा फॉर्म सबमिट होगा क्या? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं डाला है नंबर वाले के यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सबमिट किया तो मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। So the next input restriction that we are going to study is autocomplete. आपने कहीं बार गूगल फॉर्म फिल किए होंगे या कोई भी अलग अलग फॉर्म्स फिल किए होंगे या किसी वेबसाइट पे अगर लॉग इन किया रहेगा तो वहां पे दिखाता है सेव योर पासवर्ड या सेव योर इनिशियल्स करके। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उस फील्ड को क्लिक करते हो, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, नेम वगैरह है, वो ऑटोमेटिकली उधर आ जाता है एंड आपको बस क्या करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है। वही होता है आपका ऑटो कंप्लीट कि हम लोग अगर एक बार कुछ चीजें एंटर करते हैं एंड अगर उधर ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है तो वो वहां पर क्या होता है कि सेव हो जाता है एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग रीलॉग इन करेंगे तो जैसे ही आप उस फील्ड को क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे आती हूँ तो एज यू कैन सी मेरी जो भी पर्सनल इन्फो है, जो भी मैंने पहले चीजें टाइप करके रखी थी वो मेरे पास आ गई। ठीक है, जैसे ये सारी चीजें, राइट, तो ये क्या है, ऑटो कंप्लीट का कमाल है। ठीक है, एज यू कैन सी ये सारे नेम्स जो मैंने पहले टाइप किए होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये है हमारा ऑटो कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखने वाले हैं वो है ऑटो फोकस। अभी ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या होता है कि हम लोग किसी भी इनपुट फील्ड के बाद अगर ऑटो फोकस एट्रीब्यूट डाल देते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही हमारा वेब पेज लोड होगा वो जो पर्टिकुलर फील्ड रहेगा ना, वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा या हाईलाइटेड हो जाएगा। ये बेसिकली क्यों किया जाता है, यूजर का ध्यान, ताकि उस वो फील्ड जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ताकि हम लोग यूजर का जो ध्यान है उस फील्ड की तरफ भटका सके, इसके लिए हम वहां पर उसे ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को डाल देते हैं। अभी जो हमारा ऑटो फोकस एट्रीब्यूट है वो कुछ ब्राउजर्स पे रन करता है, कुछ पे नहीं करता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम के साथ ऑटो फोकस डाला है, बट एज यू कैन सी ऐसा एज सच ऐसा कुछ भी चेंजेस मुझे दिख रहा नहीं है हमारे दोनों टेक्स्ट फील्ड में से। ठीक है, जैसे ही मैं अपने पेज को रीलोड करती हूँ ऐसा कुछ भी यहाँ पे फोकस होके नहीं दिख रहा है, तो वो ब्राउजर टू ब्राउजर क्या होता है, डिपेंड करता है। बट आपको ये याद रखना है कि आपका जो ऑटो फोकस है, जैसे किसी भी फील्ड में अगर आप ऑटो फोकस डालते हो तो जैसे ही पेज अगर आपका लोड होगा वो फील्ड जो रहेगा वो फोकस होगा या हाईलाइट हो जाएगा। के बाद हमारे पास है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। अभी जो आपका हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट होता है ना, वो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज में हम लोग एक इमेज स्पेसिफाई करते हैं जो सबमिट बटन का काम करता है। एज यू कैन सी यहाँ पर हमने एक पार्ट डाला है और यहाँ पे एक हमने इमेज रखा है जो कि हमारे सबमिट बटन जैसे काम करने वाला है, राइट। तो अभी हमने उसकी जो विड्थ है वो 48 रखी है और उसकी जो हाइट है वो भी 48 रखी है। तो आपका जो हाइट एंड विड्थ है वो बेसिकली पिक्सल्स में डिटरमाइन होता है। तो जैसे अगर मैं इसका साइज जो है विड्थ अगर बढ़ा दूं तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड मैं रन करती हूँ तो एज यू कैन सी इसका हाइट और विड्थ जो है वो बढ़ गया। तो आपका जो हाइट एंड विड्थ है वो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज के लिए वर्क करता है। जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है मल्टीपल। आपने जब सिलेक्ट टैग पढ़ा था तभी भी मल्टीपल एट्रीब्यूट पढ़ा था कि आप मोर देन वन सिलेक्शन कर सकते हो अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तभी हमारा जो मल्टीपल एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल एट्रीब्यूट है वो इसलिए यूज किया जाता है जब हमें मोर देन वन वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तब हम लोग ये जो मल्टीपल एट्रीब्यूट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जो मल्टीपल एट्रीब्यूट है वो कॉमनली ईमेल और फाइल वाले कंट्रोल्स के साथ यूज किया जाता है। अगेन ये टू करेक्ट ऑल्टरनेटिव का एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मल्टीपल कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल के लिए मल्टीपल किया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल होल्ड डाउन द कंट्रोल और शिफ्ट की व्हाइल सिलेक्टिंग। तो अब मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट फाइल में जाती हूँ एंड मैंने चूज किया जो भी फाइल मुझे अपलोड करनी है। मैं डेस्कटॉप पे आ गई, मैंने कोई भी रैंडमली दो फाइल सिलेक्ट की। अब मुझे जब सिलेक्ट करनी है तब मुझे क्या करना है, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करनी है। तो एज यू कैन सी मैं मल्टीपल फाइल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये मैंने ओपन की एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फाइल्स एक साथ सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर ये मल्टीपल एट्रीब्यूट में हटा देती हूँ एंड अगर नॉर्मली मैं रन करती हूँ तो एज यू कैन सी मैं एक टाइम पे एक ही फाइल जो है वो सिलेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है,
एक टाइम पे मैं एक फाइल ही सिलेक्ट कर रही हूँ, भले आप कंट्रोल दबा के करो, शिफ्ट दबा के करो, एक टाइम पे एक ही फाइल जो है वो सिलेक्ट हो रही है। तो इसी का कमाल है, मल्टीपल के साथ आप मोर देन वन फाइल या मोर देन वन ईमेल एड्रेस आप एक साथ डाल सकते हो। दिस इज नथिंग बट योर मल्टीपल एट्रीब्यूट। तो ये थे आपके सारे इनपुट रेस्ट्रिक्शंस। आई होप आपको सारे इनपुट रेस्ट्रिक्शंस अच्छे तरह से समझे होंगे। आप खुद भी इस W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर जाके सारे इनपुट रेस्ट्रिक्शंस एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहिए तो नोटपैड में भी करके देख सकते हो आपको आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। Okay. I have also provided a set of objective type questions for you guys to practice. Make sure that you solve all these objectives as it will help you to enhance your learning. And also the link of the website on which I was performing all the coding part today has been given to you in the description box below. आप वहाँ पर भी जाके अपनी coding कर सकते हो. It's pretty simple. I have also provided you a sample code जिसमें I have mixed all the form controls and restrictions together. एक ही code में दोनों चीजें हैं, so आप उसे भी refer कर सकते हो. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.